हेलो एवरीवन। तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पार्ट 1 हो चुका था और ये है पार्ट 2। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखेंगे हम लोग महाद्वीप, कौन से महाद्वीप में जो सबसे ऊंचा पर्वत है और सबसे लंबी नदी है और गहनतम बिंदु जो है झील। इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे। अलग अलग महाद्वीप है, जो 7 महाद्वीप है उसमें में भी पूछा जाए तो हमें आंसर पता होगा। एशिया एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। और सबसे लंबी जो नदी है एशिया की वो यांगसी है। और गहनतम बिंदु जो है, गहरा बिंदु जो है वो है मृत सागर। इसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट किलिमंजारो है। और यहाँ का जो गहनतम बिंदु है वो असल झील है। और यूरोप आता है अगला महाद्वीप, और यहाँ पर है सबसे ऊंचा पर्वत माउंट अल्ब्रूस, काकेसस पर्वत पर है। और यहाँ की जो लंबी नदी है वो वोल्गा है। और यहाँ का गहनतम बिंदु जो है वो कैस्पियन सागर है यूरोप में। अब अगला है महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में है सबसे ऊंचा ओजस डेल सलाडो। दक्षिण अफ्रीका सबसे ऊंचा पर्वत है ओजस डेल सलाडो। और सबसे जो लंबी नदी है वो अमेजन है दक्षिण अमेरिका की। अब आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कोसियुस्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। और यहाँ पे सबसे लंबी जो नदी है वो मर्रे है ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ का गहनतम बिंदु जो है वो है आयर झील। अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो विंशन मैसिफ है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी है ओनिक्स। और यहाँ का जो गहनतम बिंदु है वो है डेनमैन ग्लेशियर। डेनमैन ग्लेशियर जो है वो अंटार्कटिका का गहनतम बिंदु हो गया। अब अगला है उत्तरी अमेरिका, महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। इसका जो पर्वत है सबसे ऊंचा वो है माउंट मैकिनले या फिर डेनाली, माउंट मैकिनले डेनाली। और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो मिशौरी है उत्तरी अमेरिका की। और यहाँ पे डेथ वैली है, मृत घाटी है, जो गहनतम बिंदु है। चलिए अब आगे देखते हैं जो पृथ्वी का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो 78.08% है, ऑक्सीजन 21.95% है। और इसके बाद इसमें आर्गन है 0.93% है। और CO2 जो है वो 0.036% है। अब इसमें जो लेयर्स हैं, जो वायुमंडल की एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं, जिसमें जो कि पृथ्वी से 18 किलोमीटर की दूरी में होती है, 15 से 18 किलोमीटर। और इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? बादल, वर्षा, जेट स्ट्रीम, ये सभी घटनाएं होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। अब आता है अगला स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? एरोप्लेन उड़ते हैं, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। और इसको बोला जाता है मदर ऑफ पर्ल ग्राउंड, जिसे हम तापमंडल बोलते हैं। और ये होता है लगभग यहाँ से ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर की दूरी पर। अगला है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में क्या है? ये सबसे कोल्डेस्ट होता है, सबसे ठंडा होता है मीजोस्फेयर। और इसमें उल्कापिंड गिरते हैं। अगला है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट वगैरह होती हैं। और इसके बाद आता है एक्सोस्फेयर, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं। अब अगला है सूर्य ताप जो होता है, इंसोलेशन। क्या होता है? पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को सूर्य ताप कहा जाता है। और तापमान क्या है? जो टेम्परेचर क्या है? सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा किसी पदार्थ का सीधे गर्म होना विकिरण कहलाता है। विकिरण के लिए भौतिक माध्यम की जरूरत नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी को लघु तरंगों के रूप में ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला है वायुदाब, वायुमंडलीय दाब। इसको मापा जाता है बैरोमीटर से। और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इस ग्लोब में जो बीच में है विषुवतीय है। ये क्या होता है? पृथ्वी के जो 0 डिग्री अक्षांश होता है ये विषुवतीय निम्न होता है, इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? निम्न वायुदाब की पेटी को शांत कटिबंध या डोलड्रम कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए डोलड्रम किसे कहा जाता है, तो ये क्या होता है? विषुवतीय निम्न को बोला जाता है। अश्वाक्षांश क्या होता है? उपोष्ण उच्च होता है। ये कितने डिग्री पर होता है? 23.5 डिग्री पर, जो कि नॉर्थ में है। और साउथ में उपोष्ण उच्च हो जाएगा, उपोष्ण उच्च दोनों में ही रहेगा। और ये 23.5 डिग्री साउथ में है। अब अगला है 66.5 डिग्री नॉर्थ में उपध्रुवीय निम्न, और 66.5 साउथ में उपध्रुवीय निम्न। ये वायुमंडलीय दाब के बारे में है। अब इसके बाद आता है पवन। पवन क्या है? स्थल मंडल पर वायुदाब में उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब क्या है अगला? विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल कितना होता है? 0 होता है। ध्रुवों पर अधिक, सबसे अधिक कहाँ होता है? कोरियोलिस बस, ये कोरियोलिस बल अधिकतम होता है ध्रुवों पर। पवन के प्रकार होते हैं प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, मैं इम्पॉर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ। एक तरह से हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो आ ही गया है लगभग, और एडमिट कार्ड भी आ ही जाएगा। एग्ज़ाम सिटी तो पता चल गई होगी। अब है एंटी साइक्लोन, जिसको प्रति चक्रवात कहते हैं।
और प्रति चक्रवात क्या है? वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा वायु का क्षेत्र, केंद्र में वायु दाब उच्चतम परिधि की ओर चलना, मौसम साफ, हवाएं मंद होना, जिसको टॉर्नेडो, टॉर्नेडो क्या? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है, इसको एंटी साइक्लोन कहते हैं। और ये कहाँ पर है? ये यूएसए में होता है एंटी साइक्लोन। टॉर्नेडो जो टॉर्नेडो है वो यूएसए में आता है। विश्व के महासागर और गर्त को देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में जो है वो है मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर। अटलांटिक महासागर में है प्यूर्टो रिको। और हिंद महासागर में है सुंडा, जिसको जावा बोलते हैं, 8,152 मीटर है। आर्कटिक में है यूरेशियन बेसिन, जिसको मालीद्वीप कहते हैं। और अंटार्कटिक महासागर में दक्षिणी सैंडविच है। और विश्व की प्रमुख नहरें और देश हैं, देख लेते हैं। स्वेज नहर, स्वेज नहर क्या है? ये मिस्र देश में है। जो क्या काम करता है स्वेज नहर? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। ये कई बार पूछा गया है प्रश्न कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है। इसके बाद आता है पनामा नहर, जो कि पनामा देश में है। ये किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और इसमें से ये पूछा जा सकता था, तो इसको पढ़ लिया है। अब आते हैं विश्व में सबसे अधिक जो लवणता है, विश्व में सबसे अधिक लवणता वो कहाँ है? वॉन झील में है। सबसे अधिक लवणता कहाँ है? वॉन झील में है। और जिबूती की असल झील में है। तो वॉन झील और असल झील क्या है? विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। अब आते हैं नदियों का उद्गम देख लेते हैं। नील नदी जो है इसकी जो लंबाई है वो 6,650 किलोमीटर है। इसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, और ये किस में समाहित होती है? भूमध्य सागर में। इसके बाद अगली नदी है अमेजन। अमेजन जो है वो 6,400 किलोमीटर की है। इसका उद्गम होता है लैगो विल फेरो से, और ये कहाँ पर समाहित होती है? अटलांटिक महासागर में होती है। इसके बाद है यांगशी नदी। जो यांगशी नदी है ये 6,300 किलोमीटर है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, और ये कहाँ समाहित होती है? चीन सागर में। आगे है मिसिसिपी मिसौरी ये नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है ये 6,275 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और इसका जो उद्गम होता है वो अटास्का झील से होता है, और ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है हांगो, जिसको पीली नदी बोला जाता है। पीली नदी कौन सी है? हांगो है, जो 5,464 किलोमीटर लंबी है। इसका जो उद्गम होता है वो होता है क्यून लुन पर्वत से, और ये चिहली खाड़ी में गिरती है। अगला है कांगो नदी। कांगो नदी क्या है? ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और इसकी लंबाई है 4,700 किलोमीटर। और इसका उद्गम होता है उत्तर पूर्व जाम्बिया उच्च भूमि से, और अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। इसके बाद अगली नदी है मैकेंजी। मैकेंजी जो है इसका उद्गम होता है ग्रेट स्लेव झील से, और ये ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। अगला है नाइजर नदी। नाइजर नदी क्या है? ये पाम तेल के लिए फेमस है नाइजर नदी, और ये गिनी अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है वोल्गा। वोल्गा जो है ये कल्दाई पठार से निकलती है, रूस के कल्दाई पठार से, और कैस्पियन सागर में वोल्गा गिरती है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 2,900 किलोमीटर है। ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है इसकी लंबाई है 2,880 किलोमीटर। ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और ये अरब सागर में गिरती है। अगली है डेन्यूब नदी, 2,845 किलोमीटर लंबी है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से ये निकलती है डेन्यूब नदी, और काला सागर में गिरती है डेन्यूब नदी। मर्रे नदी जो है 2,508 किलोमीटर की लंबाई है। ऑस्ट्रेलिया आल्पस से निकलती है और दक्षिण सागर में गिरती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ थी, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाँ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये कुछ नोट्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं। हुबर बांध। हुबर बांध क्या है? कोलोरेडो नदी पर है। हुबर बांध कहाँ है? कोलोरेडो नदी पर है। हुआंगो नदी का डेल्टा जो है वो परिव्यक्त डेल्टा है। मिसिसिपी मिशौरी नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी मिशौरी नदी। जामबेबी नदी जो है ये करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात बनता है। आगे है कांगो नदी, जिसको जायरी नदी भी बोलते हैं। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटता है? कांगो नदी, जायरी नदी। अगला है लिम्पोपो नदी, जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। कांगो विश्व से संबंधित होगी, 2 बार काटेगी। लिम्पोपो मकर को 2 बार, और माही कर्क को 2 बार। अब इसके बाद आता है नील नदी। नील नदी में क्या है? आसवान बांध है। और झील कौन सी है? नासिर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रूस में है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी है टंगानिका झील। और विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील, लंबी पूछा जाएगा तो मीठे पानी की लंबी टंगानिका ही है। विश्व की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, वैसे बड़ी पूछेंगे कैस्पियन सागर, मीठे पानी की सुपीरियर। विक्टोरिया झील कहाँ है? युगांडा तंजानिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील।
अब आते हैं टाइम जोन। ये स्पेशल टाइम दिया भी गया है सिलेबस में। टाइम जोन क्या है? टाइम जोन का जो होता है, ये देशांतर रेखाओं से इससे पता लगाया जाता है समय और स्थिति का। और देशांतर रेखाएं क्या हैं? इस तरह से रहेंगी। और इसको जो 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ में बिल्कुल सीधी रेखा में जो जा रही है वो प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं जिसको। और ये 0 डिग्री देशांतर होती है जिसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और इसके बाद क्या है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पर? गिनी की खाड़ी, जो कहाँ पर है? अटलांटिक सागर में है। अब आते हैं कि जो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? गोरे कहते हैं। और इसकी कितनी लंबाई होती है? 111.38 किलोमीटर होता है इनके बीच की दूरी। अब होता क्या है, जो 0 डिग्री देशांतर है वो किसके बराबर हो गया? ग्रीनविच रेखा के बराबर हो गया। अब ये कितने देशों से होके गुजर रही है उसको याद करने का तरीका है घाट MEBSF। घाट मी BSF कैसे? घा से GH से बनेगा घना, A से अल्जीरिया, T से टांगो, M से माली, E से इंग्लैंड, B से बर्किन फासो, F से स्पेन और F से फ्रांस। इतने देशों से होकर ग्रीनविच रेखा निकल रही है। अब एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि जो 1 डिग्री होता है वो कितने मिनट के बराबर होगा? 4 मिनट के बराबर होगा। पृथ्वी घूमती है 1 मिनट में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट। और 1 घंटे में कितने डिग्री हो जाएगा? तो 15 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं अगला पढ़ेंगे हम लोग 23, 24, ये लास्ट पेज है। विश्व की प्रमुख झीलें और देश। प्रमुख झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहाँ है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान, अजरबैजान, इतने देशों से लगा हुआ है कैस्पियन सागर। सुपीरियर झील कहाँ है? कनाडा USA में। ईरी झील कनाडा USA, मिशिगन USA में। रेंडियर कनाडा, बेकॉल रूस। विक्टोरिया है कैना युगांडा तंजानिया। और इसके बाद टिटिकाका है बोल्विया पेरू में। विश्व के प्रमुख जलप्रपात हैं, देख लेते हैं जलप्रपात। साल्टो एंजल जलप्रपात, ये कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। कुकेनाम, ये भी वेनेजुएला में है। इसके बाद है मर्डाल्स फोसेन, ये कहाँ पर है? नार्वे में है। इसके बाद विक्टोरिया जलप्रपात, ये जाम्बिया में है। और इसके बाद जोग है जो कि भारत में है। जोग जलप्रपात भारत में है जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात है जो कि USA और कनाडा की सीमा पर है, नियाग्रा। इसके बाद है बोलो मोम्बी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है बोलो मोम्बी। और चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो कौन करता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा करता है। अगला है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर। अगला है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कितने अक्षांश का अंतर है? तो 47 अक्षांश का अंतर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कब होती है? 3 जनवरी को होती है जिसको उपसौर बोलते हैं। और ज़्यादा कब होती है? 4 जुलाई को जिसको अपसौर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट था वो कंप्लीट कर लिया है। एज अ रिवीजन हो गया है हम लोगों का इसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में। चलिए अब अगला सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करते हैं, उसको भी आप लोग पसंद करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, तो बाय।